और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पुलवामा से, जहां पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को उड़ा दिया है। एनकाउंटर चल रहा था जिस घर में 5 से 6 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही थी और एनकाउंटर हो रहा था। 4 जवान भी हमारे शहीद हो गए हैं। लेकिन अब ये वहां से आ रही है खबर कि जिस जगह पर छिपे हुए थे, जिस घर में ये आतंकी, उसे उड़ा दिया गया है धमाके से। 5 से 6 आतंकी अंदर थे। उज्जवल निकम सरकारी वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में अशोक सज्जनहार जी भी जुड़ गए हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, और इसके साथ ही प्रेम शुक्ला जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और निशांत वर्मा भी मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी खास मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले सर मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये कितनी बड़ी सफलता आप देख रहे हैं, क्योंकि 4 जवान आज भी हमारे शहीद हुए हैं। 5 दिनों के भीतर 45 जवान शहीद हो गए हैं और आज अब्दुल गाजी भी मारा गया है, ऐसी खबर वहां से आ रही है। जी आपने ठीक कहा, जो 40 तो जवान शहीद हुए थे 14 तारीख को, उसके बाद एक मेजर की को शहादत मिली थी जब वो आईडी को डिफ्यूज करने का प्रयास कर रहे थे, और आज फिर एक मेजर और 3 जवान उनके साथ शहीद हुए हैं, ऐसे खबरें आई हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ा धक्का सदमा है। परंतु अगर इसमें हम देखते हैं, जो अगर गाजी की मौत होती है, गाजी को मौत के घाट उतार दिया जाता है इस ऑपरेशन के बाद, क्योंकि अभी शनाख्त होनी बाकी है, अभी तो उसको उड़ाया है और ये अनुमान लग रहा था जो गाजी है उसमें और कामरान भी है, और अगर इन दोनों के वहां पर होने की पूरी खबर डेफिनेट एविडेंस मिलता है, तो तब मेरे विचार से कहेंगे जो बहुत बड़ी सफलता है ये। उज्जवल निकम जी, एक बड़ी सफलता पुलवामा हमले के बाद आज अगर इन सभी को उड़ा दिया गया है, जैसा कि वहां से डिटेल्स आ रही हैं, एक सफलता और कुलभूषण जाधव मामले में भी आज मिलेगी, पूरी उम्मीद इसको लेकर। शिरीन जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जो कुलभूषण जाधव जी के बारे में आज जो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो भारत की तरफ से जो दलील पेश की जाएगी, उसमें प्रोमिनेंटली यही हमारा एक दलील होगी कि कुलभूषण जाधव की ट्रायल में वियना करार की जो धज्जी उड़ाई गई है, क्योंकि कुलभूषण जाधव इनकी ट्रायल इन कैमरा चलाई गई, उन्हें काउंसलर एक्सेस डिनाई किया गया और उनको फांसी तक सजा बिना सबूत दी गई। ये 3 जो प्रमुख बात है ये आईसीजे के सामने। मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान की साइड सुनने के बाद आईसीजे को लगा कि इंडिया के साइड में कुछ दम है और इसीलिए उन्होंने फांसी को सजा को रोक लगाई। अभी ये फाइनल हियरिंग शुरू होने वाला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जीत हमारी होगी, क्योंकि हमारे पास जो पक्ष हमारा है उसमें भारी दम है और इसी की वजह से कुलभूषण जाधव को जो फांसी की सजा उसको रोक लग सकती है। हाँ, बात यह बिल्कुल सही है कि कुलभूषण जाधव दोषी है या ना दोषी है, इसका फैसला आईसीजे करेगा नहीं। आईसीजे का मेन ब्रॉड व्यू रहेगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक जो वियना कन्वेंशन किया गया है, वियना कन्वेंशन के पक्ष में पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन किया है। सर, एक और चीज आपसे समझना चाहूंगी, पिछली बार जब सजा पर रोक लगवाई थी भारत ने आईसीजे का रुख करके, तो एक बड़ी सफलता मिली थी और पाकिस्तान को झटका मिला था। आज प्रोसीड्यूर क्या होगा? मतलब आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि आखिर क्या होने वाला है आज आईसीजे में। देखिए, आज भारत की तरफ से सीनियर काउंसिल जो हमारे हैं वहां ये बात पेश करेंगे कि किस तरह से कुलभूषण जाधव को अगवा किया गया उनको, और किस तरह से उनकी ट्रायल इन कैमरा चला के किस तरह से उनको कोई वकील ना दिया गया, ना भारत का डिप्लोमेट को उनको मिलने दिया गया, ना उनकी जो आरोप है उसकी ना कॉपी दी गई। इस तरह से जो वियना कन्वेंशन का ब्रीच किस प्रकार पाकिस्तान ने की, ये बात कोर्ट के सामने की। मुझे लगता है आज पूरे दिन में यही बात हमारी तरफ से बहस की जाएगी और दूसरी जो हमारे सीनियर काउंसिल मिस्टर सालवे साहब है वो बहस करेंगे। और कल पाकिस्तान की साइड भी, पाकिस्तान का कहना यह है कि कुलभूषण जाधव एक इंडियन स्पाई, उनका कहना, और ये आरोप लगा रहे हैं कि कुलभूषण जाधव को आर्मी के कोर्ट के तहत उनको फांसी की सजा सुनाई गई है और इसलिए उनको ये काउंसलर एक्सेस नहीं मांग सकते। अगर कोई विजिटर आया है और पकड़ा गया है तो ये आर्मी का आदमी रहने के कारण उनको नहीं मिलेगा, ऐसा पाकिस्तान में एक झूठा आरोप है। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरिट की बात है, जो मेरिट हमारे पक्ष में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आईसीजे उनको जरूर एक थप्पड़ लगाएगी। पूरी उम्मीद की जा रही है। प्रेम शुक्ला जी, उम्मीद सबको है और उम्मीद सरकार से भी है कि तैयारी इस तरह की गई होगी कि आईसीजे में पाकिस्तान को बेनकाब किया जाएगा, जिस तरह से लगातार वो इस मामले में झूठ बोल रहा है।
निश्चित तौर पर देखिए, पाकिस्तान को सतत जो है कुलभूषण जाधव के मामले में बेनकाब करने का काम भारत की सरकार ने किया है। यहां तक कि पाकिस्तान के विदेश सचिव सरताज अजीज भी इस बात को कह चुके हैं कि पाकिस्तान के पास कुलभूषण जाधव के खिलाफ उसके जो जबरदस्ती दिए गए बयान है, उन बयानों के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं। जर्मन डिप्लोमेट बात कह चुका है कि पाकिस्तान के खुफिया एजेंसियों ने ईरान से कुलभूषण जाधव का अपहरण करवाया तालिबान के माध्यम से, और तालिबान ने उसको जो है आईएसआई को बेच दिया। कुलभूषण जाधव को काउंसिलर एक्सेस नहीं दिया गया, जैसा उज्ज्वल निकम जी बता रहे हैं, और हरीश साल्वे जैसे विधिवेत्ता को इस मामले में आईसीजे में उतारकर पाकिस्तान को बेनकाब करने का हर संभव प्रयास भारत सरकार ने किया है। और उसी कारण जो है, जो पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को जिस तरह से मौत की सजा दी थी, उस पर जिस तरह से स्टे लगवाया गया आईसीजे में पाकिस्तान को और बेनकाब करने में भारतीय विधिवेत्ता सफल होंगे और कुलभूषण जाधव को सुरक्षित वापसी लाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, हर संभव कोशिश की जा रही है और इसे लेकर हम उम्मीद भी यही करते हैं कि आज आईसीजे में पाकिस्तान को बेनकाब किया जाएगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी हैं और हमारे साथ कैप्टन अनिल गौड़ भी जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं और हम इनसे बात अब इसलिए करेंगे। अनिल जी, आपसे मैं पहला रिएक्शन तो इसी को लेकर जानना चाहूंगी, क्योंकि आज सुबह बेहद दुखद खबर आई। अभी 4 दिन पहले हम 40 जवानों की शहादत भी नहीं भूले थे कि 4 जवानों को आज हमने खो दिया, लेकिन खबर अब वहां से ये आ रही है उस ठिकाने को ही उड़ा दिया गया जहां ये आतंकी छिपे हुए थे। देखिए, ऐसा है कि आज ये जो कार्रवाई चल रही है, इसमें कामयाबी तो हमारे फोर्सेस को बहुत बड़ी मिली है, क्योंकि अब जैसे सूत्रों के हिसाब से पता लग रहा है, मेरे को भी कह रहे हैं कि गाजी रशीद और कामरान दोनों ही वहाँ उनकी बॉडीज मिल गई हैं। तो अगर ये बात सही है तो गाजी रशीद, आपको पता है, जो इतना बड़ा आतंकवादी अफगानिस्तान से पाकिस्तान आईएसआई ने उसको यहाँ दिसंबर में अंदर भेजा, और यही है जिसने ब्रेन वॉश किया था आदिल को कि ये सुसाइड बॉम्बर बन के कि वो जो कॉन्वॉय है उसके ऊपर अटैक करे। अभी जो और भी सूत्रों से जो मेरे को पता लग रहा है कि अभी तक एनकाउंटर चल रहा है और उसमें 5-6 और भी जेएम के टॉप जो इनके कमांडर्स हैं वो भी वहाँ अभी तो घेरे में हैं और फायरिंग चल रही है। तो जिसके अंदर अभी कह रहे हैं कि 2 जवान और भी हमारे जख्मी हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, मैं कहता हूँ, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, और इनके लिए जितनी भी शाबाशी वो कम है। और साथ साथ में मैं उनको भी शाबाशी देना चाहता हूँ जिन्होंने ये इंफॉर्मेशन जो है जम्मू पुलिस के माध्यम से सिक्योरिटी फोर्सेस को दी, क्योंकि जब तक ये लोकल पॉपुलेशन हमारे साथ ऐसे नहीं करेगी ताउन, तो तब तक हम ये जो मिलिटेंसी है यहाँ पे इसको नहीं खत्म कर सकते। और आप देखिए, अफसोस है कि हाँ, हमारे जो सीआरपी जवान 49 सीआरपी जवान वो शहीद हुए, उसके साथ साथ अभी आज के एनकाउंटर में भी हमारे जो एक मेजर और 4 जवान शहीद हुए हैं। ये चलता रहेगा, ये पर उनकी शहादत जो है वो पूरी की पूरी कामयाब रहेगी, और वो यही शहादतें जो हैं हमारे को प्रोत्साहन करेंगी कि हम जो मिलिटेंसी है पूरी की पूरी कश्मीर घाटी से खत्म कर दें, और जो लोकल है वो भी निकल के आएंगे सपोर्ट में। यहाँ पे अब 2 चीजें हैं, मैंने जैसे सुबह भी आपको कहा कि ओवरग्राउंड वर्कर और अंडरग्राउंड वर्कर, उसके खिलाफ हमारी मुहिम अब तेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके खिलाफ तेज हमारी मुहिम नहीं हुई तो ये जो मिलिटेंसी है ये खत्म पूरी जड़ से नहीं होगी। क्योंकि उनके सपोर्टर जो अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट विभाग में है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो हवाला ट्रांजेक्शन करा रहे हैं, उनके लिए वो सबको एक होके बिल्कुल जरूरत थी इसकी कि अटैकिंग मोड में आया जाए, और इसी की पूरा देश भी मांग कर रहा है। मेरे साथ जितेंद्र शर्मा, मेरे संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही सचिन अरोड़ा भी हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। सचिन, अभी आपके पास में आना चाहूंगी क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं। खबर ये आ रही है कि तहस नहस कर दिया गया उस ठिकाने को जहां ये आतंकी छिपे थे। आपके पास कोई इंफॉर्मेशन इससे जुड़ी? जी, हमारे पास भी यही अपडेट है, क्योंकि इस वक्त की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है पुलवामा के पिंगलिन में जहां पर ये एनकाउंटर चल रहा है, 5 से 6 आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी। जिस जगह से फायरिंग हो रही थी, जिस बिल्डिंग से वो रिहायशी इलाका बताया जा रहा है, वो एक रिहायशी घर बताया जा रहा था, एक बिल्डिंग नुमा, जहां से ये रहकर एम्यूनेशन फायरिंग आ रही थी, उसे फिलहाल उड़ा दिया गया है। उसे फिलहाल धमाका करके उड़ा दिया गया है। कामरान नाम के एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। इसकी इन्फॉर्मेशन और इसकी कंफर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेज ने कर दी है, लेकिन अब्दुल गाजी, जिसके लिए पूरा ऑपरेशन चलाया गया, जिसके लिए एनकाउंटर में कहा जा रहा था
कि वो भी अंदर छिपा हो सकता है। अभी उसकी कंफर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेस ने नहीं की है, क्योंकि अब भी जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, अब भी वहां से खबर यह है ग्राउंड जीरो से कि एनकाउंटर अब भी चल रहा है। एक और सुरक्षाकर्मी के वहां पर सिक्योरिटी पर्सनल के घायल होने की अभी फिलहाल खबर है, लेकिन क्या इसमें कोई कैजुअलिटी हुई है या किसी तरीके की शहादत है, इस बारे में अभी कोई आधिकारिक इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अभी भी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा साझा इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि किसी भी तरीके के इस एनकाउंटर को इफेक्ट नहीं हो जाए। वहां पर जो है जो लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी है, वहां पर जो नेट है और जो बाकी चीजें हैं उसे फिलहाल डाउन किया गया है। और क्योंकि रिहायशी इलाका बीच में पड़ता है जहां से होकर के गुजर करके सिक्योरिटी फोर्सेस गए हैं, इसलिए इस चीज की भी आशंका है कि वहां पर पत्थरबाजी भी हो सकती है। उसके मद्देनजर भी एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं और जितनी इंफॉर्मेशन आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर सिक्योरिटी पर्सनल्स हमारे शेयर कर रहे हैं, उतनी इंफॉर्मेशन फिलहाल हम दे पा रहे हैं। अभी आप और हम बात कर रहे हैं, इस बात की पूरी उम्मीद है कि अब्दुल गाजी अंदर छिपा हो सकता है। अब्दुल गाजी वही जो कि एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, वो मास्टरमाइंड जिसने उस पूरे अटैक को, सीआरपीएफ के अटैक को अंजाम दिया था, और अगर उसे घेर लिया गया है, जिसकी खबर सुबह से आ रही है कि हां वो अंदर मौजूद था, जिस कारण से ये पूरा ऑपरेशन शुरू किया गया, अगर उसे न्यूट्रलाइज कर लिया जाता है, अगर उसे मार दिया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 दिन के भीतर ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है, क्योंकि जैश का ये एक बहुत बड़ा किंगपिन, जैश का एक बहुत बड़ा कमांडर है। बिल्कुल, और बड़ी कामयाबी ये भी है, इस वक्त खबर जो आ रही है वो पहले दर्शकों को बता दे, फिर आपके पास आऊंगी सचिन, की यहां पर 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। ये कंफर्म हो गया है। ये जो जानकारी मिल रही है, पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी, उस ठिकाने को तहस नहस कर दिया गया, उड़ा दिया गया धमाके से, और अब 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। और चलिए, जितेंद्र शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए। जितेंद्र, क्या है पूरी खबर? 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर मिल रही है वहां से। देखिए, जो कल देर रात से ये मुठभेड़ चल रही थी, पुलवामा के पिंगलिन इलाका है, वहां पर ये मुठभेड़ चल रही थी। एक घर के अंदर ये छिपे हुए थे आतंकी, उस बिल्डिंग को उड़ा दिया गया है। 2 आतंकियों की बॉडी को देखा गया है, तो इसलिए ये कंफर्म है कि 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। लेकिन सूचना मिली थी कि वहां पर 5 से 6 आतंकी छिपे हुए हैं, जिसमें पुलवामा में सीआरपी कॉन्वॉय पे जो हमला करने का मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड गाजी, उसके छिपे होने की भी वहां पर खबर थी। हालांकि अभी ये आइडेंटिफाई नहीं किया गया है कि जो 2 आतंकी मारे गए हैं वो दोनों कौन है, उनको आइडेंटिफाई किया जाना बाकी है, क्योंकि उससे पहले बॉडी को वहां से निकाला जाएगा। लेकिन अभी भी वहां पर रह करके मुठभेड़ चल रही है, क्योंकि 5 से 6 आतंकियों के छिपे होने की खबर वहां पर थी, जिसमें गाजी भी वहां पर छिपे होने की खबर जो सुरक्षा बल है उनको वहां पर मिली थी। और अब वहां पे पूरे एरिया को लेकर के और अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि बाकी आतंकी कहाँ किस तरफ छिपे हुए हैं। जी, यानी जितेंद्र, उस जगह को तो उड़ा दिया गया, लेकिन अगर 5 से 6 आतंकी और हैं तो पनाह कहीं दूसरी जगह ली गई है, और यहाँ पर ये चुनौती है कि अब वहां पर जाकर उन्हें ढूंढा जाए और मार गिराया जाए। देखिए, क्योंकि ऑपरेशन काफी लंबा चला है, जब से ये सीआरपी कॉन्वॉय के ऊपर हमला किया गया था, उसके बाद से ही सुरक्षा बल लगातार छापेमारी कर रहे थे। अलग अलग जगह पर इंटेलिजेंस को गैदर करने के बाद ये कोशिश की जा रही थी कि जल्द से जल्द मुख्य आरोपियों तक पहुंचा जा सके, और उसी के बाद देर रात ये ऑपरेशन शुरू किया गया। करीब 12:30 बजे ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, जब सुरक्षा बलों को इस बात की सूचना मिली थी, और उसके बाद से ही वहां पर फायरिंग चल रही थी, इनकाउंटर चल रहा था, जिसमें मुख्य आरोपी जो पुलवामा अटैक का है, अब्दुल अहमद गाजी, उसके छिपे होने की खबर मिली थी। इसके साथ मोहम्मद इस्माइल और कुछ 3-4 आतंकी और वहां पर छिपे हुए थे। ये आतंकी जो अब क्योंकि काफी लंबा चल चुका था, इसमें जो आर्मी के ऑफिशियल्स थे, जिसमें मेजर रैंक समेत बाकी जो ऑफिशियल्स थे, जो इनकाउंटर वहां पर चल रहा था, वो भी घायल हुए थे। हालांकि अभी उनकी हालात कैसी है, ये ऑफिशियल जानकारी अभी नहीं मिली है। जो आर्मी ऑफिशियल्स ने यही कहा है कि ऑफिशियल इन्फो यही है कि वो घायल है, उनका इलाज चल रहा है, वहां से उनको इवैक्यूएट कर लिया गया था। और उसके बाद अब से कुछ देर पहले जिस बिल्डिंग में आतंकी छिपे हुए थे उसको उड़ाया गया, जिसके बाद 2 आतंकियों के शव को वहां पर देखा गया, उनको निकाला जाएगा ताकि उसकी पहचान की जा सके। क्योंकि जिस तरह का ऑपरेशन है और जिस जगह पर ये ऑपरेशन चल रहा है, वो काफी एक कह सकते हैं कि काफी डिफिकल्टी वाला एरिया है जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है। और यही वजह है कि जो आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पर इंजरी हुई है और उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। और मिनिमम कैजुअलिटी को लेकर के ये चलना चाहते हैं, इसलिए संभल करके ये ऑपरेशन किया जा रहा है। और यही वजह है कि इतना लंबा वक्त इस ऑपरेशन में लगा है। और अभी भी जैसे क्योंकि अभी तक 2 बॉडीज को देखा गया है और कोशिश की जा रही है, क्योंकि 5 से 6 आतंकियों
की जा रही है ताकि जो आतंकी वहां पर थे वो किसी तरह निकल ना पाए। लेकिन बाकी और जो छिपे हैं जल्द से जल्द उन पर काबू भी पा लिया जाए। अशोक जी, डिप्लोमेटिक तरीके से तो कोशिश हो ही रही है कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए, लेकिन इस अटैकिंग मोड की बहुत जरूरत थी क्योंकि पूरा देश मांग कर रहा था, और यहां पर अगर इसे उड़ा दिया जाता है और ये सफलता बहुत बड़ी होती है तो वाकई एक बड़ी सफलता कहा जाए। जी बिल्कुल, एकदम बड़ी सफलता कहा जाएगा। और मैं तो ये कहूंगा, जो देखिए डिप्लोमेटिक एक्शन जो है वो अपनी जगह पर है, और डिप्लोमेटिक एक्शन हमने पहले भी लिया है, अभी भी बिल्कुल 14 तारीख के बाद 15 तारीख सुबह हमने उनका जो MFN स्टेटस था उसको रिवोक कर लिया है, जो और उसके एक दिन बाद हमने जो भी वहां से गुड्स आ रहे हैं पाकिस्तान से भारत में, उसमें हमने 200% ड्यूटी लगा दी है। तो ये वाले सब काम तो ठीक हैं, करने पहले चाहिए थे, अब हो रहे हैं, अच्छी बात है। परंतु इसके अलावा मेरे विचार से कोई मिलिट्री एक्शन तो पूरा देश मांग रहा है, और मेरे ख्याल से जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, जैसे कल उन्होंने कहा जो ज्वाला आपके हृदय में जल रही है वो मेरे हृदय में भी वैसे ही तेज ज्वाला जल रही है, और उन्होंने कहा इसका जवाब दिया जाएगा, इसकी पनिशमेंट दी जाएगी, पाकिस्तान को इसका फल भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए पूरी जनता, पूरी देश की जनता ये चाहती है जो कुछ एकदम रोबस्ट एक्शन लिया जाए। ठीक है, वो किसी जल्दी में नहीं लेना चाहिए, किसी तैश में आकर नहीं लेना चाहिए, पूरी तरीके से प्लान करके होना चाहिए, पूरी तरीके से सारी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए, तब किया जाना चाहिए। परंतु फिर भी इतनी ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, उसका होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, संभलना जरूरी है, लेकिन देरी नहीं होनी चाहिए, और उसका रिजल्ट विजिबल एकदम इम्पैक्ट होना चाहिए। इसका मेरे ख्याल से निशांत वर्मा, अच्छा इम्पैक्ट है। आज 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है भारत को। एक तो ICJ, देखना होगा वहां क्या होता है, लेकिन पुलवामा में तो असर दिख रहा है, 2 आतंकियों पर काबू पा लिया गया, मार गिराया गया। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तारीफ करता हूँ मेरी सेना की, जो हमेशा मैं करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, कि ये वो सेना है मेरे भारत की जो हर सीमा, हर जगह हमेशा तैनात और हमेशा हमारे साथ है। ये मैंने देखा ऑपरेशन अभी टीवी पे चल रहा है, दिखा रहे हैं आप लोग, जो क्लिप्स दिखा रहे हैं थोड़े बहुत पुराने, तो ये तो मेरी सेना का वैलर है कि वो हमेशा मुंह तोड़ जवाब देती है, जैसे कोई भी आतंकवादी हो उसका। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो एक्सटर्नल थ्रेट है उसको कंट्रोल करने की जो पॉलिसीज़ अभी तक नहीं चली हैं उनको चलाएं, वरना मेरे जवान जिनकी जानें जाती हैं वो हम बदला तो लेंगे, हमेशा लेंगे, लेकिन हम बदले के साथ साथ हमें वो भी कदम उठाने हैं कि किस तरीके से इस चीज़ को अंदर आने से रोका जाए, उस पर बहुत काम होना बाकी है। दूसरा मोर्चा जो आपने कहा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज इंडिया के सबमिशंस एंड आर्ग्यूमेंट हैं, कल पाकिस्तान के सबमिशन एंड आर्ग्यूमेंट होंगे, परसों हमारा रिप्लाई होगा, और 21 तारीख को फाइनली पाकिस्तान क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट करेगा। मैं चाहता हूं और मैं दिल से इच्छा करता हूं कि जाधव साहब हमारे वापस आएं और शांति से उनको साथ सारा का सारा मामला निपटे। पर देखना यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या सजेस्टिव ऑर्डर दे पाता है या कंक्लूसिव ऑर्डर दे पाता है, क्योंकि याद रहे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो हमारे संविधानों के ऊपर नहीं है, वो सजेस्टिव ऑर्डर देता है। पर आई होप एंड प्रे कि जाधव वापस आए। उम्मीद कर रहा है पूरा भारत की हमें सफलता मिलेगी, और पुलवामा में सफलता मिलना शुरू भी हो गई है। 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, उस ठिकाने को तहस नहस कर दिया गया जहां ये पनाह लिए हुए थे आतंकी। प्रेम शुक्ला जी, अब आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब रणनीति की नहीं, अब आप रण में उतरिए और पूरी तरीके से ये सफाया करिए। ऑपरेशन ऑल आउट नहीं, अब जमीनी स्तर पर सफाई की जरूरत है, क्योंकि पूरा देश यही सवाल कर रहा है। सबसे पहले मैं जो आज जिन जवानों को वीरगति प्राप्त हुई उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और स्वाभाविक तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी इस संदर्भ में कहा है कि जिस तरह से हमारे जवानों का खून बहाया गया है, उसके खून के एक एक कतरे का हम हिसाब पाकिस्तान से और जो उन्होंने जिन आतंकवादियों को पाल रखा उन आतंकी तंजीमों से लेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर हमारी सेना को इस बारे में पूरी छूट दी गई कि अपना वक्त तय करे, अपना जो है जगह तय करे, और कैसे बदला लेना है ये सेना को रणनीति बनानी है। और स्वाभाविक तौर पर ये रणनीति लेना ये एक राष्ट्र के रूप में हमारा दायित्व है। जिस तरह से हमारे निर्दोष नागरिकों का आए दिनों जो है आतंकवाद बलि चढ़ाता है, जिस तरह से हमारे सैनिक जो है वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं, एक राष्ट्र के रूप में हमारा दायित्व है कि पाकिस्तान और उसके द्वारा पाले गए आतंकी तंजीमों को कड़ा सबक सिखाया जाए। मनीष शुक्ला मेरे साथ जुड़ गए हैं, और मनीष शुक्ला का मैं रुख करूंगी क्योंकि पुलवामा का भी लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। मनीष,
2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, लेकिन अभी भी 5 से 6 आतंकी छिपे हैं जिन पर काबू पाना बहुत जरूरी है और जल्द से जल्द वो खबर आए, इंतजार है इस बात का। देखिए शिरीन, मैं उस जगह पर हूँ जहाँ एनकाउंटर चल रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे सामने जो है ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है और जो आतंकी हैं वो मारे जा चुके हैं। आइडेंटिफिकेशन का काम जारी है और जबरदस्त यहाँ पर पत्थरबाजी करने की कोशिश हो रही है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज अब वापस निकलने की तैयारी कर रही है। देखिए खबर ये आ रही है कि अब्दुल राशिद गाजी जो जिसने सीआरपीएफ पर हमले करने की जो पूरी प्लानिंग रची थी, जिसको आदिल जो सुसाइड बॉम्बर था जिसने अंजाम दिया था, वो इस ऑपरेशन में मारा गया है। लेकिन अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर काफी आसपास के जो गांव के लोग हैं, जो पत्थरबाज हैं, वो एनकाउंटर साइट को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि स्थिति को कंट्रोल की जाए और फोर्सेस आराम से इस इलाके से निकल सके। आप एक और चीज आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, 4 से 5 आतंकियों की जो बात की जा रही थी और आप बता रहे हैं कि वहां पर आतंकियों को मार गिराया गया है, आपके पास ये पुख्ता इन्फॉर्मेशन है, संख्या को लेकर कुछ साफ उपाय है? देखिए संख्या को लेकर अभी चीजें क्लियर नहीं है। कई बार ये भी होता है कि जब इनपुट जरूर आते हैं लेकिन कई आतंकी ऑपरेशन टाइम निकल भी जाते हैं, भाग भी जाते हैं। तो अभी तक तो ये जानकारी मिल रही है कि सिर्फ 2 आतंकी मारे गए हैं और ऑपरेशन बंद हो चुका है, यानी ये फायरिंग रुक गई है। तो जाहिर है कि अब और कोई आतंकी है नहीं। तो अभी के हिसाब से अगर हम यहाँ सिचुएशन की बात करें तो सिर्फ 2 आतंकियों मारे जाने की खबर है, जिसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेज जो चाहती थी, जिनका सबसे ज्यादा जो पूरी प्लानिंग रची जा रही थी राशिद गाजी को लेकर के, अगर वो मारा जाता है जैसा हमें जानकारी यहाँ पे आ रही है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और थोड़ी देर में ही ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जो फोर्सेस के लोग हैं वो उस घर के अंदर जा रहे हैं, जिस घर को उन्होंने विस्फोट से उड़ा दिया है जिसमें आतंकी थे। तो उसके बाद बॉडीज को अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, अगर बुरी तरह नहीं जली होंगी तो उसी समय डिक्लेयर कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर डीएनए या बाकी चीजों से पता करने को। हालांकि डीएनए से भी पता नहीं चलेगा क्योंकि ये पाकिस्तानी आतंकी है। तो और जो तरीके हैं या आसपास के और इंफॉर्मेशन उसके जरिए ये कंफर्म किया जाएगा। तो थोड़ी देर में सारी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन हम आपको दोबारा यहाँ कह रहे हैं कि स्थितियां बड़ी खराब हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जबरदस्त 400 से 500 लोग यहाँ पर अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। यानी कि पत्थरबाज एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं, आप ये कह रहे हैं मनीष? पत्थरबाज तो यहाँ पर है क्योंकि ये एरिया जो है यहाँ पर OGW और जो आतंकियों के मददगार हैं वो उनका एक पूरा नेटवर्क है। साउथ कश्मीर का एक मेन कोर एरिया जहाँ पर अक्सर आए दिन टेररिस्ट हैं, उनको घरों में पकड़ा दी जाती है। तो जाहिर है कि उनको बचाने के लिए पत्थरबाज तो एक्टिव है ही हैं और भले इंटरनेट सर्विस बंद की गई थी, लेकिन आसपास पता चल गया यहाँ लोकल्स को कि आतंकियों घेरा गया है। उनको बचाने के लिए लगातार जो घेरा बनाती है फोर्सेस उसको कर पाए हैं और ये खत्म हो चुका है। सबसे बड़ा चैलेंज। चलिए मनीष, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन ये बहुत दुखद है अशोक जी। एक तरफ तो हम इसे कामयाबी की बात कर रहे हैं, लेकिन 2 मोर्चे सेना के सामने भी होते हैं। पहले तो आप आतंकियों से लड़िए और दूसरी तरफ आप इन पत्थरबाजों से निपटिए, इन लोगों से निपटिए जो इन्हें पनाह देते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि शिरीन 2 मोर्चे नहीं है, असल में 2 से भी ज्यादा मोर्चे हैं। क्योंकि एक आपको जो आपकी सरहद है, सीमा है, उसके पार से भी आपको सीज फायर वायलेशंस होती हैं, उसके पार इन्फिल्ट्रेशन होते हैं, उसके पार से टेररिस्ट आते हैं यहाँ पर, तो उससे भी आपको जूझना पड़ता है। उनसे जूझना पड़ता है, यहाँ पर जो आपके सेपरेटिस्ट हैं उनसे आपको जूझना पड़ता है। आपने देखा है जो अभी कल ही सरकार ने उनको जो सुरक्षा दी गई थी, जो सेपरेटिस्ट लीडर्स थे उनसे सुरक्षा ली गई है, परंतु उसमें भी हम देख रहे हैं जो अब सियासती बातें हो रही हैं। कोई पार्टीज हैं, PDP है, कांग्रेस है, वो भी इसमें ऑब्जेक्ट कर रही हैं जो आपने उनकी सुरक्षा वापस क्यों ली, क्योंकि यही ऐसे लोग हैं जो कि भारत के साथ नहीं खड़े हैं ये इस जंग में। जब हम सेपरेटिस्ट के साथ हमारी जंग होती है या पाकिस्तान के साथ जंग होती है या और जो यहाँ पर टेररिस्ट हैं उनके साथ जंग हुआ है, वो सरकार के साथ नहीं खड़े हैं। और तो ये पत्थरबाज भी हैं और जो वहां से इन्फिल्ट्रेट करके आए टेररिस्ट, तो जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको बहुत ही अलग अलग फ्रंट्स पे उनको लड़ाई करनी पड़ती है। और इसीलिए मेरे विचार से ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही
और दुर्भाग्य की बात है जो इतने सारे, क्योंकि ये जो सुरक्षा कर्मी हैं ये उन्हीं की सुरक्षा के लिए, उन्हीं की सहायता के लिए वहां पर शांति स्थापित होगी तभी वहां पर कुछ आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। जी, उन्हीं का रास्ता रोकते हैं। मतलब हमारे जवानों के शौर्य को, उनके साहस को और उनके सब्र को मैं कहूंगी कि सलाम करना चाहिए कि आगे बढ़कर आतंकियों का सफाया कर रहे हैं और पीछे से पत्थर भी खा रहे हैं। जी प्रेम शुक्ला जी, यहां पर आपको भी एक रणनीति अब इसको लेकर भी बनानी होगी। अलगाववादियों को लेकर तो आपने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है, लेकिन पत्थरबाजों को लेकर अब क्या होगा आगे? ये पत्थरबाजों के बारे में हमारे सेना प्रमुख स्पष्ट शब्दों में कह दिए कि आतंकवादियों के समर्थन में जो पत्थर चलाएगा उसको भी आतंकवादियों का ही जो है अंग माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आतंकवादियों के तरह ही हम नहीं चाहते हैं कि हमारी सेना बहुत व्यावसायिक, बहुत प्रोफेशनल सेना है और वो जो है मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति भी वो हमेशा संवेदनशील रही है। लेकिन यदि कोई मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यदि हमारी सेना के जवानों पर पत्थर चला रहा होगा और आतंकवादियों के कवच बनने का काम करेगा तो स्वाभाविक तौर पर आर्मी को उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की पूरी छूट है और वो रिस्ट्रेंट रखकर, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ी तो कार्रवाई करने से हमारे आर्मी के जवान संकोच ना करें, इस तरह के उनको निर्देश है। निशांत वर्मा, यही घर के भेदी हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि इनको भेदना अब जरूरी हो गया है और अगर इस तरह की कार्रवाई होती है, चाहे वो अलगाववादियों को लेकर हो, चाहे इन पत्थरबाजों को लेकर हो, तो फिर तमाम तरह के सवाल उठाने लग जाते हैं, हाथ खड़े हो जाते हैं इनके समर्थन में। देखिए, यही बातें हम हमेशा करते आ रहे हैं और यहाँ पे प्रेम शुक्ला जी को मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए। जैसे वो कह रहे थे कि आर्मी को पूरी छूट दे दी गई है, आर्मी को हमेशा से छूट है कश्मीर के अंदर, किसी के हाथ नहीं बांधे गए थे आर्मी के कभी। इसलिए वो तो ये मैंने पहले ही कहा कि हमारी आर्मी हमेशा कदम उठाती है। दूसरी बात, यस, ये जो इंटरनल थ्रेट है, शिरीन जी आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं, ये जो इंटरनल थ्रेट है इसको सबसाइड और ख़त्म करने का कोई फॉर्मूला बन ही नहीं रहा है। आप जैसे कह रही हैं कि कोई रणनीति बनाए प्रेम शुक्ला जी, वो तो अब क्या बनाएंगे, इलेक्शन सर पे आ गए हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारत सरकार किसी की भी हो, इतने सालों से जब वो रणनीति नहीं बना पा रही इंटरनल थ्रेट की, तो एक्सटर्नल थ्रेट जो बाहर से आता है उससे ज्यादा लेकिन उस रणनीति को आप लोग कारगर कहां होने देते हैं? सवाल उठाए जाते हैं उस पर, क्यों किया गया ऐसा, इसे लेकर प्रदर्शन होने लगते हैं। तो शिरीन जी, मतलब अगर किसी रणनीति की बात होती है, अगर कोई फौज भी अगर रणनीति बनाती है तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स सोच के चलती है। रणनीति का मतलब ये नहीं कि बंदूक उठा के सबको मार दो, ऐसे ही रणनीति नहीं बनती है। अभी जैसे कह रहे पत्थरबाज को भी टेररिस्ट की संज्ञा दे दी जाएगी, तो ये सब खाली बहकाने की बात है। असलियत पे ग्राउंड जीरो पे समर्थन करना आतंकी कहलाता है, उसी का पर्याय होता है सर, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आतंक का समर्थन करना, आतंक का समर्थन कहते हैं कि बिल्कुल आतंक का समर्थन करना गलत है। पर ये प्रेम शुक्ला जी जैसे लोग भाषा ये ना कवर करना किसको कहते हैं सर, कवर करना किसको कहते हैं ये बताइए। अभी की बात देख लीजिए, आप बाकी चीजें छोड़िए, अभी क्या हो रहा है वहां पर, हमारे जवान उन आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं और पत्थरबाज पीछे से पत्थर फेंक रहे हैं, कवर कर रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन पत्थरबाज को रोकने के लिए क्या रणनीति बनाई गई है? 5 साल में तो आपने कोई रणनीति बनाई नहीं। आज आप जवाब दीजिए, आप देंगे प्रेम शुक्ला जी, ये गलत है। जवाब दीजिए, आप वो बात करिए क्या आप अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बात भूल गए? आपके सदर थे, देखिए जिस तरह से प्रेम शुक्ला जी, आप अटल बिहारी वाजपेयी की बात को नकार रहे हैं। भारत की फौज जो है आप अटल बिहारी वाजपेयी जो कहते थे, जो मिले सेक्रेटरी से, वो उनकी बात को आप नकार रहे हैं। अब आप प्रेम शुक्ला जी, अब निशांत पर सवाल पूछा है, जवाब तो सुनिए, दुष्कर्म कर दिया, जवाब तो सुनिए, एक सेकंड सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला जी अब जवाब नहीं है, क्या सुनना है? ये तो बरगलाने की बात करते हैं, ना अटल बिहारी वाजपेयी की बात मानते हैं, ना देश की बात मानते हैं, कहानी सुनाते हैं। ये कहानी मत सुनाइए, आप कांग्रेस तक मत जाइए, अपनी बात करिए। आपने क्या किया? आप कांग्रेस और पीडीपी और एनसी तक चले जाते हैं। महाराज आपने क्या किया? एक मिनट आपने तो मेरी फौज के बैनर को पॉलिटिसाइज किया। आप चुप रहिए, आने वाली सरकार कुछ ना कुछ कर लेगी। ऐसे आप लोग ओवरलैप करेंगे ना, कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। आपने सवाल पूछा, मैं जल्दी से जवाब ले लेती हूँ, आप बताइए।
नहीं, मैं बिल्कुल ओवरलैप नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल ओवरलैप नहीं कर रहा। तो जल्दी से जवाब दे दीजिए फिर। हमारे सेना के प्रमुख के बयान को, सेना के प्रमुख के बयान को मानेंगे कि निशांत वर्मा के बयान को माने? सेना के प्रमुख ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो आतंकवादियों का कवच बनेगा पत्थरबाज, उसके खिलाफ भी हम आतंकवादियों की तरह कार्रवाई करेंगे। हमारे सेना के प्रमुख का बयान है। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों के पास आऊंगी, आप लोगों के पास मैं आती हूँ, लौट करिए, बहस का वक्त नहीं है। मैं आ रही हूँ, एक सेकंड, मेरे साथ ईशान वानी जुड़ गए हैं, सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। ईशान, एनकाउंटर खत्म होने के कगार पर है, ये इन्फॉर्मेशन अभी थोड़ी देर पहले वहां से आ रही थी, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, आर्मी ने पुष्टि कर दी है कि 2 मिलिटेंट्स जो इस एनकाउंटर में मारे गए हैं, उसके अलावा एक आर्मी का मेजर और 3 अधिक जो सुरक्षा बल है उनकी मौत हो गई है। पहले ही बताया गया था कि रात में जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, सूचना यही थी कि मिलिटेंट छुपे हुए इस अटैक के बाद छुपे हुए थे इस गाँव में। देखिए, गाँव करीबन 11 से 12 किलोमीटर दूर है जहाँ पर यह अटैक हुआ है, और फोर्सेज ने इस पूरे इलाके को सराउंड किया था, और स्पेसिफिक इनपुट था कि वही है जिन्होंने इस गाड़ी को निशाना बनाया था। इसमें एक कामरान नाम का जो बंदा है, वो एक पाकिस्तानी ओरिजिन का मिलिटेंट है, जैश ए मोहम्मद का कमांडर था, उसकी भी मौत हो चुकी है इस एनकाउंटर में। अभी भी गन बैटल जारी है। बताया यह जा रहा है कि 2 और मिलिटेंट जो उस मकान में छुपे हुए हैं जहां से गोलीबारी अभी भी जारी है। ठीक है, चलिए मनीष शुक्ला का रुख करूंगी। मनीष शुक्ला, आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन, और हालात बिगड़ रहे हैं आप वहां पे, थोड़ी देर पहले आप ये भी बता रहे थे। जी हाँ, देखिए, ऑपरेशन खत्म हो चुका है और जिस घर में आतंकी थे उस घर को उड़ा दिया है सिक्योरिटी फोर्सेज ने। और हमें यहाँ बताया गया है कि 2 जो आतंकी थे, कामरान हिलाल और अब्दुल राशिद गाजी, जिसकी तलाश करीब 1-1.5 महीने से चल रही थी, और जो सीआरपीएफ के कानवाई पर अटैक में जिसने प्लानिंग की थी, वो उन 2 आतंकियों को यहाँ पर मार दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है, जैसा हमने आपको पहले बताया था शिरीन, कि हालात खराब हो रहे हैं। चारों तरफ फोर्सेज ने यहाँ पर अपनी पोजीशन ली हुई है। वो जो पत्थरबाज है उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर थोड़ी देर पे जब वो टीयर गैस छोड़ते हैं, पत्थरबाज भागते हैं दूर, फिर उसके बाद वो अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। करीब 400 से 500 जो स्टोन पेल्टर्स हैं, वो लगातार एनकाउंटर साइट्स पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी फोर्सेज ने घेरा बनाया हुआ है। भले ही ऑपरेशन खत्म हो गया है, गोलीबारी की आवाज बंद हो गई है, लेकिन टेक्निकली ऑपरेशन चलता है जब तक एरिया सैनिटाइज नहीं कर दिया जाता। तो अगर आप ऑपरेशनल टर्म में बात करेंगे तो ऑपरेशन कंटिन्यू है, लेकिन अगर हम गोलाबारी की बात करें, अगर फायरिंग की बात करें, एक्सचेंज ऑफ फायरिंग, वो रुक गई है। तो अब इस बात की पुष्टि कर ली गई है कि एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जितने हमारे जवानों पर, सीआरपीएफ जवानों पर हमले किए थे, फोर्सेज ने उसका बदला ले लिया, लेकिन उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है। शिरीन, हमारे जो 4 सेना के जो जिनके बारे में खबर आ रही है कि वो शहीद हुए हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन इस वक्त फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन को कॉल ऑफ करने की तैयारी कर रही है, और उससे बड़ा चैलेंज है कि करीब 40 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जो श्रीनगर तक जाता है, पुलवामा से श्रीनगर, और थोड़े थोड़े दूर पर पत्थरबाज पूरे रास्ते में ग्रुप जो लोगों के हैं वो इकट्ठे हैं, तो पत्थरबाजी भी हो सकती है। उस 40 किलोमीटर के स्ट्रेच को भी पार करना ये भी एक चैलेंज होगा जो ठीक है मनीष। 4 जवानों की शहादत, उनके बलिदान से ये बड़ी सफलता मिली है कि अब्दुल गाजी, जिसका इंतजार हो रहा था कब काबू में आएगा, कब मार गिराया जाएगा, ये पुष्टि हो चुकी है कि अब्दुल गाजी भी इस एनकाउंटर में मार दिया गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए मेरे साथ, आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।